जब मेरी शादी मेरे पति रवि से हुई तो मेरी सासू माँ रात के समय कमरे में आ गई। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि आपका यहाँ पर क्या काम है, लेकिन मैंने यह बात अपने दिल में ही रखी। वो मेरे सामने आकर बैठ गई और बोली कि मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ गीता, कि मेरा बेटा बहुत मासूम है। बेचारा, उसे किसी बात का कुछ पता ही नहीं है। तुम परेशान मत होना, क्योंकि वह अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा कि क्यों नहीं करना चाहते थे माँ जी, उसकी तो शादी की उम्र हो गई है, पढ़ाई भी खत्म हो गई थी, उसने और क्या करना था। मेरी सास ने कहा कि बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैं घर में अकेली रहती थी, मेरा दिल नहीं लगता था, इसीलिए मैंने उसकी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई है। अगर वह तुमसे कोई ऐसी वैसी बात करे तो उसे जवाब मत देना। शादी के शुरू के दिन है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना। मेरी सास ने एक बात तो बड़ी अजीब कही थी कि शादी तो जबरदस्ती करवाई है, लेकिन यह बात भी अपनी जगह अच्छी थी कि उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। दूसरी बात जिससे मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई थी, ये बात कोई भी सास अपनी बहू को नहीं कहती है। उन्होंने ये कहा कि शादी के शुरू के दिन है, तुम लोग आपस में प्रेम से रहना, वरना सास की तो यही कोशिश होती है कि पहले दिन ही दोनों का झगड़ा हो जाए ताकि एक दूसरे के दिल में आ बैठ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अच्छी सास मिल गई और इस घर में कोई भी नहीं था। पर मेरा पति तो था ना। वो कहते हैं ना कि अगर पति अच्छा मिल जाए तो सास अच्छी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ तो मुझे सास अच्छी मिल गई पर पति अच्छा नहीं मिला। उसने पहली ही रात मुझे हाथ तक नहीं लगाया और कहा कि मुझे इस रिश्ते को शुरू करने में कुछ समय लगेगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। यह बात तो लड़कियां करती हैं, लेकिन यहाँ यह बात मेरे पति ने की। अगर मैं यह बात करती तो मेरा पति भी यही कहता कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देने को तैयार हूँ। इसीलिए मैंने भी यही कह दिया। अब तो मैं यह नहीं कह सकती थी कि नहीं, मेरा तो दिल कर रहा है, क्योंकि शादी मैंने बहुत खुशी से की थी। मैं शादी करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा एक पति हो, मेरे साथ रहे, मेरा ख्याल रखे, हम पति पत्नी की तरह रहे, हनीमून पर जाए। मुझे वो सारे लाभ उठाने थे जो पति पत्नी की जिंदगी में होते हैं, और एक दूसरे के साथ वह जिस तरह से रहते हैं। मैं हमेशा से ही किसी से प्रेम करना चाहती थी। मुझे अच्छा लगता था जब कोई मेरी तारीफ करे, मेरे आगे पीछे फिरे। मैं गुस्सा हो जाऊं तो वह परेशान हो जाए। लेकिन मेरी माँ ने घर का माहौल ऐसा बनाया था कि मेरी कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं हुई। दोस्ती तो दूर की बात, फोन पर भी बात नहीं हुई। वह मुझे पकड़ लेती थी और फिर बुरी बुरी बातें भी करती थी। कहती थी कि जब शादी हो जाएगी तो यह सारे काम अपने पति के साथ कर लेना। लेकिन यहाँ पति भी ऐसा निकला जैसे बिल्कुल ही ठंडा। उसको तो शायद इस बात की भी कुछ भी समझ नहीं थी कि शादी हुई है, जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की आई है। मैं अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी, कोई ऐसी वैसी नहीं थी। वह भी देखने में काफी सुंदर था, लेकिन मेरे मुकाबले का नहीं था। लेकिन उसे खुश होना चाहिए था, पर वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। यह रात इसी तरह गुजर गई। सुबह हुई तो रस्में होने लगी। मुंह दिखाई का दिन था। इधर उधर से रिश्तेदार और मोहल्ले की औरतें आने लगी। सबने मुझे देखा। मेरी सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे ससुर अभी भी जवान लगते थे और सुबह सुबह दौड़ भी लगाया करते थे। बहुत ज्यादा मर्दाना किस्म के आदमी थे। मर्द का सिर्फ मर्द होना ही काफी नहीं होता। कुछ लोग मर्द होते हैं, लेकिन अंदर से मर्दों वाली कोई बात नहीं होती। वह मर्द भी थे और देखकर भी पता चलता था कि सही मर्द है। और इधर एक मेरा पति था जो मर्द था, लेकिन ऐसा लगता था कि औरतों की तरह शर्माता है। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे शर्मा ही रहा था, वरना वो इतनी सुंदर रात को क्यों ऐसे ही खाली जाने देता। मैंने अपनी सास से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेरे पति को कोई और लड़की पसंद थी और आपने उसकी शादी मुझसे करवाई। तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो मैं उसी लड़की से उसकी शादी करवा देती। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे परिवार में इसी बातों को बुरा नहीं समझा जाता। मैंने तुम्हारे ससुर जी से भी मोहब्बत की थी। हम लोगों ने उस जमाने में प्रेम विवाह किया था, जब इस बात को बहुत ही ज्यादा बुरा समझा जाता था। जब हमने खुद किया तो फिर हम अपने बेटे को क्यों ना करने देते। इसे कोई पसंद ही नहीं थी। यह बस शुरू से ही ऐसा है, जिस काम की तरफ लगता है बस वही करता रहता है। शुक्र है कि पैसे कमाता है। अब तुम आ गई हो तो उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दो। इसे थोड़ा सा ऐसा बना दो कि जैसे इसकी जिंदगी में कोई खुशी आ जाए। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। बस सर झुका के काम करने में लगा रहता है। मैं उनकी बात का मतलब समझ रही थी, पर कोशिश कर रही थी कि हमारी तारे सही जुड़ जाए
ताकि हमारी जिंदगी में उजाला हो जाए। मैंने अपनी सास को देखा तो वह किचन में मेरे ससुर के साथ बैठी थी और उनके हंसने की और एक दूसरे को छेड़छाड़ करने की आवाजें आ रही थी। मतलब वह ऐसे बैठे थे जैसे उनकी नई नई शादी हुई है और हम दोनों बाहर टेबल पर आमने सामने बैठे थे, साथ नहीं बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। फिर मेरे ससुर आकर बैठ गए और कहने लगे कि हनीमून का क्या प्लान है। मैं बड़ी हो गई हूँ, अच्छे घर में आ गई हूँ, खुद ही कह रहे हैं कि हनीमून पर जाना है। मैं तो पहले से ही जाना चाहती थी, पर यह सवाल उन्होंने मुझसे नहीं मेरे पति से किया था और जाहिर है जवाब भी उसी ने दिया था। मैं तो एक दिन की दुल्हन थी। मेरे पति ने कहा कि उससे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो मेरे ससुर कहने लगे कि खर्चे की क्या बात है, शादी में तो सबके ही खर्चे होते हैं, जहाँ इतना पैसा लगाया है थोड़ा और लगा देंगे, दोबारा यह सब करने का मौका नहीं मिलता, फिर जिंदगी बड़ी अजीब सी हो जाती है बेटा। देखो हम लोग उन माँ बाप में से नहीं हैं जो कह दे कि नहीं नहीं यह बात ठीक नहीं है, तुम लोगों की शादी हुई है, शादी इंसान किस लिए करता है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरे ससुर तो बड़े अच्छे हैं, हर बात खुलकर बोल देते हैं। कहने लगे तो बताओ कहाँ जाओगे, शिमला जाओगे या गोवा जाओगे। मुझे दोनों जगह जाने में कोई समस्या नहीं थी, मैं दोनों जगह पहले कभी नहीं गई थी, पर मेरे पति ने अजीब सी बात कह दी। उसने कहा कि मेरी छुट्टी नहीं मिल रही है ऑफिस से, अगर हम लोग गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं तो नहीं जा सकता। तो वह कहने लगे तो फिर क्या, बहू रानी को अकेला भेज दे। अरे ये क्या बहू, क्यों छुट्टी नहीं ले सकते। मेरे पति ने लंबी सी कहानी सुना दी, जिसका नतीजा यही निकला कि छुट्टी तो वह नहीं ले सकता था और उसको नुकसान भी हो सकता था। यहाँ पर तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी, इसीलिए यह बात तो यहीं पर रह गई। लेकिन मेरे ससुर ने इतना कहा कि फिर जैसे ही तुम्हें वक्त मिले तुम बहू रानी को हनीमून पर लेकर जाना है। यह सुनकर वह कहने लगे ठीक है ले जाऊंगा। मैंने मन ही मन सोचा चलो देर से ही सही, लेकिन ले तो जाएगा, अब क्या करूं, कुछ बोल भी नहीं सकती थी। कौन सा मैंने पहले ही दिन अपने पति को अपने पल्लू से बांध लिया है कि जो मैं कहूँ वही वह करे। इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। शाम को मेरी सासू माँ ने बड़ी अजीब सी बात कही। वह कहने लगी अच्छा हुआ कि तुम लोग नहीं गए, वरना मैं पीछे अकेली रह जाती। मैंने कहा आप अकेली क्यों रहेंगी, आपका पति तो है आपके साथ। तो वह कहने लगी तुम नहीं समझोगी, बस मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हें अपने लिए लेकर आई हूँ। मैंने कहा मैं भी आपकी बात नहीं समझी। तो वह कहने लगी जब कोई अकेला होता है तो मैं यहाँ रहकर तुम्हारे साथ व्यस्त हो जाऊंगी। और फिर रात को ही मेरी सासू माँ बगल में बैठकर कहने लगी मेरे सिर में तेल लगा दो और पैरों में भी तेल की मालिश कर दो। यानी उन्होंने खुद को भी व्यस्त कर लिया और मुझे भी। उधर उनके पति उन्हें बहाने बहाने से बुलाने की कोशिश कर रहे थे और मेरा पति मुझे बुला नहीं रहा था, लेकिन मैं भी अपने कमरे में जाना चाहती थी। लेकिन वह मुझे कभी कोई काम बता देती तो कभी कुछ और। ऐसा करते करते सुबह के 3 बज गए और फिर उन्होंने कहा अब तुम जाकर सो जाओ। लेकिन जब मैं कमरे में पहुंची तो मेरा पति सो चुका था और उनके खर्राटों की आवाज मुझसे भी तेज थी। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जी के हाथों में फूले के गजरे थे, जाहिर है वो अपनी पत्नी के लिए ही लाए थे। रास्ते में मेरे पास रुके और बोले हम दोनों के लिए चाय बना दो, हम लोग जरा छत पर जा रहे हैं। मैंने उनके लिए चाय बना दी और वे खुद ही चाय लेकर छत पर चले गए। पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊं, तो देखा कि वह अपनी पत्नी को बड़े प्यार से गजरा पहना रहे थे और माफी मांग रहे थे। लगता है कोई बात हुई थी, इस उम्र में भी उनका रूठना मनाना चल रहा था। बड़ी बात है। मेरी माँ कहती थी कि जब पत्नी रूठ जाती है तो पति उसे मनाता है और इस तरह दोनों का प्रेम बढ़ता है। अगर पत्नी नाराज नहीं होगी तो पति मनाएगा कैसे, और अगर पति मनाएगा नहीं तो प्यार बढ़ेगा कैसे। उधर मेरा पति था कि मुझे रूठने का भी कोई बहाना नहीं दे रहा था, मुझसे इस तरह से दूर रहा जैसे मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ, बस कोई औरत हूँ जो कुछ दिनों के लिए उसके कमरे में रहने के लिए आई हूँ। और अगर उसने मुझे हाथ भी लगाया तो उसे पाप चढ़ जाएगा। मैंने खुद को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया, लेकिन मेरी सास कभी भी ठीक से तैयार नहीं होती थी, बस वही घर के सामान्य कपड़ों में रहती थी। फिर भी उनके पति उनके पीछे पीछे रहते थे और यहाँ मैंने 4 घंटे लगाकर साज श्रृंगार किया, लेकिन मेरे पति ने फिर भी मुझे नहीं देखा। उधर मेरे माँ बाप पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक है। मैंने उन्हें यही कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है। मेरी एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसने जब मुझसे व्यक्तिगत बात पूछी तो मैंने उसे सब बता दिया।
वह बड़ी हैरान हुई। उसने कहा, तेरा पति तो लड़कियों जैसी हरकतें कर रहा है। मैंने उसे कहा, बात तो ऐसी ही है, लेकिन अब तू बता दे क्या किया जा सकता है। वह कहने लगी, कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसे थोड़ा समय दे और रोज इसी तरह अच्छे तरीके से तैयार हुआ कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो तेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ है। देख, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, जैसे सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन एक दिन मैं अपने सास और ससुर के कमरे के बाहर से गुजरी। रात का वक्त था। इस समय में कभी भी उनके कमरे के बाहर से नहीं गुजरती थी। मुझे प्यास लगी थी, पानी लेने आई थी। जब मैंने देखा कि मेरी सास के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी, वह मेरे ससुर को गालियां दे रही थी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, और ऐसी ऐसी गालियां दे रही थी जो हम सामान्य रूप से बोल देते हैं, जैसे कमीने, यह वह। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। जो भी हो, मैं समझ गई, और जिस व्यक्ति की भी शादी हुई हो वह भी समझ जाएगा। इसे प्यार भरी छेड़छाड़ कहते हैं, और यह तो सब लोग ही करते हैं। मैं वहां से गुजर गई। सुबह ही मैंने अपनी सास की गर्दन पर कुछ अजीब से निशान देखे। वो मुझसे उसी दवाई के बारे में पूछ रही थी जो इस तरह के निशान पर लगाई जाती है, लेकिन ये निशान तो किस्मत वालों को ही नसीब में आते हैं। मैंने उनसे कहा, जी वह सामने ही पड़ी है। उन्होंने तुरंत उस दवाई को लगा लिया। वह बड़ी परेशान लग रही थी इन निशानों से। अब मैं उनसे कैसे पूछती? मेरी भी तो शादी हुई थी। अगर मैं उनसे पूछती तो उन्हें लगता कि मैं जानबूझकर मजे लेने के लिए पूछ रही हूँ, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। धीरे धीरे मुझे इस घर में रहते हुए महसूस होने लगा कि कैसे मेरे सास और ससुर की जिंदगी मेरे पति और मेरी जिंदगी से बहुत ज्यादा अच्छी है। इस उम्र में भी वह एक दूसरे के साथ कितने अच्छे तरीके से रहते हैं, बिल्कुल दोस्त जैसे। अब उनकी भी शादी हुई है और इधर हम है कि हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा पति मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहा है जैसे मैंने उसे 4 बच्चे पैदा करके दिए हो। मैं मोटी हो गई हूँ, पहले जैसी सुंदर नहीं रही हूँ, और हमारी शादी को 15 साल गुजर गए हो। लेकिन जिनकी शादी के 15 साल गुजर जाते हैं उनकी जिंदगी भी ऐसी नहीं होती जैसी हमारी थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? वह थोड़ा घबरा गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह का सवाल अचानक से कर दूंगी। मैंने सोच लिया तो कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कहा, तो फिर मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। तो वह कहने लगा, मैंने तुम्हें अपना मसला बताया था ना, जब मुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है तो तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने कहा, पता नहीं वह दिन कब आएगा, मुझसे तो इंतजार ही नहीं होता। आप मेरे पति हैं, मैं आपके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहती हूँ। आपने हनीमून पर जाने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि मुझ पर अभी बहुत बोझ है, शादी और कर्जे भी हुए हैं, अभी मुझे बहुत सारा कर्जा उतारना है। यह सुनकर मैं वाकई बहुत परेशान हुई। फिर मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि तू कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा, जब तुझसे दूर रहेगा तो खुद ही तेरी याद आ जाएगी। मैं मायके चली गई। 3-4 दिन गुजर गए लेकिन उसे मेरी याद नहीं आई। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे लेने आ जाओ, तो वह मुझे लेने आ गया। मैंने पूछा कि क्या तुमने मुझे याद किया? तो वह कहने लगा कि काम इतना था कि मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, तो तुम्हें याद करने का वक्त नहीं मिला, माफ करना। मैंने तुम्हें फोन भी नहीं किया। जब मैं वापस आई तो अपनी सास को देखकर हैरान रह गई। मेरी सास बिस्तर से लगी पड़ी थी, उनकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने पूछा, क्या हो गया आपको? तो वो कहने लगी, तुझे कहा था ना कि मुझे छोड़कर मत जाना, देख मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई। मैं हैरान रह गई कि मेरे जाने से उनकी तबीयत को क्या हो गया। घर में तो इतने काम नहीं होते, और साफ सफाई और बर्तन कपड़े के लिए तो काम वाली भी आती थी। मैंने कहा, आपने ज्यादा काम किया क्या? लक्ष्मी नहीं आई थी? तो कहने लगी, बात लक्ष्मी की नहीं है, बात तेरी है। जब तू मेरे साथ होती है तो मेरा समय तेरे साथ गुजरता है, जब तू मेरे साथ नहीं होती तो मेरा समय मेरे पति के साथ गुजरता है। मैंने कहा, फिर इसमें दिक्कत क्या है? यह तो अच्छी बात है कि आपका समय आपके पति के साथ गुजरे। वह कहने लगी, तुझे कुछ नहीं पता, बस तू मुझे छोड़कर ना जाया कर। अब चल मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दे, मैंने दवाई लेनी है। मैंने कहा, ठीक है। उनके लिए दवाई तो पहले ही घर में मौजूद थी। मैंने अच्छी सी चाय भी बना दी और अब उनकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई थी। वह मुझे देर रात तक व्यस्त रखती थी और 10 में से 7 बार ऐसा होता था
कि वह अपने कमरे में तब जाती थी जब उनका पति सो जाता था, और मैं भी अपने कमरे में जाती थी जब मेरा पति सो जाता था। पता नहीं क्यों वह यह सब जानबूझकर कर रही थी। यह क्या बात थी? कहीं वह सब इसलिए तो नहीं कर रही थी कि मैं अपने पति के करीब ना जाऊं, लेकिन वह मुझे ऐसी लगती तो नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद मेरे पति से कहा था कि 1 महीना होने वाला है, कब ले जाएगा बहू को हनीमून पर। मेरे पति ने फिर से कोई बहाना बना दिया। कभी कभी मैं सोचती थी कि मेरा पति किस तरह का मर्द है, क्यों मेरी तरफ देखता नहीं, आखिर मुझ में क्या कमी है। यहाँ तक कि मैंने अपने आप को ही कम समझना शुरू कर दिया कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, इसीलिए मैं अपने पति को अपनी तरह आकर्षित नहीं कर सकती हूँ। हमारी शादी के शुरू के दिन थे, और दूसरी तरफ मेरे ससुर थे, जो शादी के कई साल बाद भी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे। कभी उनके लिए कोई चीज लेकर आते, तो कभी उनके साथ हंसी मजाक करते, छेड़छाड़ करते। वो रात को उनके कमरे से जो आवाजें आती थी, वह भी सिर्फ किस्मत वालों के कमरे से ही आ सकती है। हम लोग तो मुंह फेरकर सो जाते थे। मैंने सोच लिया कि मेरे ससुर इस उम्र में भी इतने जवान क्यों हैं। लगता है उनकी जवानी का कोई राज है, और यह राज उनके कमरे में जाकर ही पता कर सकती हूँ। लेकिन ऐसे में कैसे कमरे से जा सकती थी? सोचा था कि कमरे में कोई खिड़की होगी, कोई रोशनदान होगा, तो वहीं से जाकर देख लूंगी। लेकिन उन्होंने वह कमरा लिया था जहाँ पर ना तो कोई खिड़की थी और न ही रोशनदान था। इसीलिए शायद मुझे उनके कमरे में छिपकर सब कुछ देखना पड़ेगा। यह बात अच्छी थी कि उनके कमरे में छिपने की काफी सारी जगह थी। मैं आराम से वहां छिप सकती थी और उनको पता भी नहीं चलता। पर दूसरी तरफ मेरी सास ऐसी औरत थी जो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। मैं उनको यह बात किस तरह समझाती कि बिना खाना खाए कोई नहीं सोता, खाना सबको मिल जाता है। सड़क पर भी ज्यादातर लोग नहीं रहते, घर भी सबको मिल जाता है, चाहे जैसा भी हो। लेकिन प्यार करने वाला पति सबको नहीं मिलता। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। यह बात अच्छी थी कि मेरा पति बहुत अच्छी कमाई करता था, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी तो मैं भी थी। ठीक है, अगर नौकरी करती तो 2-4 पैसे भी कमा लेती, भूखी तो नहीं रहती। लेकिन जिसको मोहब्बत की भूख हो, उसको और कुछ समझ नहीं आता। मेरे साथ ही मेरी 2-3 सहेलियां की भी शादी हुई थी। उन सबके घर बच्चे आने वाले थे, और मैं भी अभी तक ऐसे ही फिर रही थी। अरे आजकल कौन से जमाने रह गए हैं कि शादी हो जाए तो 2-4 साल तक लोग बच्चा नहीं करे। लोग तो पहले साल में ही बच्चा कर लेते हैं। शादी की पहली सालगिरह पर बच्चा या तो 2.5 महीने का होता है या फिर 1.5 महीने का। मेरे अपने भाई की जब शादी की पहली सालगिरह थी तो उनकी बेटी 2.5 महीने की थी, और यहाँ पर मेरी शादी को महीना पर महीना गुजरता जा रहा था। लेकिन बच्चा तो तब होता जब हम पति पत्नी वाला ताल्लुक रखते, और अभी तक हमारा पति पत्नी वाला कोई मामला नहीं था। मेरी सास से जब मैंने बात की तो मैंने कहा कि आपने कहा था कि आपने अपने बेटे की शादी जबरदस्ती करवाई है। वह बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब देखिए कितने महीने हो गए हैं, आप अपने बेटे से बात क्यों नहीं करती? वह कहने लगी, देख, यह अपने बाप पर अगर चला गया ना तो फिर तू मुझे कहेगी कि तूने बात क्यों की। मैंने कहा, क्या मतलब माँ जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। वह कहने लगी, यह जो खानदान है ना, इनके मर्द औरतों के पीछे पागल हो जाते हैं, ना काम के रहते हैं ना काज के, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। जब मेरी शादी हुई थी ना तो तुम्हारे पापा जी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। इनके सारे भाई, इनके पापा हम लोगों को ऐसी ऐसी बातें करते थे। मैं जब कहती थी कि मुझे शर्म आती है तो कहते थे कि क्यों शर्म आती है, हमने तो शादी की है। बस फिर किसी तरह इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन अभी इनके ऊपर लोगों का इतना कर्जा है जो रवि को ही उतारना है। तभी तो वह पागलों की तरह बेचारा काम करता रहता है, और उसकी शादी ना करने की वजह भी यही थी। वह कहता था कि अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, शादी करूंगा तो खर्चे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसीलिए वो शादी नहीं करता था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की थी या कोई औरत का मसला था। मैंने कहा, ये क्या बात हुई माँ जी, यह सब कुछ तो जिंदगी के साथ साथ चलता है। अब आपके ऊपर का काम कर रहा था वो हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप शादी ना करें, यहाँ तक कि जब काम खत्म हो गया। सास ने कहा, यही समझाकर मैंने उसकी शादी तो करवा दी, लेकिन अब बाकी का काम तो तेरा है ना बेटा। अब मैं उसे बार बार ये तो नहीं कह सकती कि अपनी पत्नी को समय दिया कर। पति का पत्नी को समय देना क्या होता है ये तो तुझे भी पता है ना। अब मैं उसे बार बार कहूंगी तो मुझे भी शर्म आ जाएगी और उसे भी बुरा लगेगा। इसीलिए अब तुझे यह सब कुछ खुद ही संभालना होगा। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, जब तक वह तुझसे दूर है तो शुक्र मना।
मुझे उसकी बात समझ नहीं आती थी। यह वही बात थी कि जिसका पेट भरा होता है उसे रोटी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिसका पेट खाली होता है वह सूखी रोटी खाने के लिए भी तैयार बैठा होता है। इन्होंने तो मुझे बताना नहीं था कि इनके दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मुझे जानना था। और वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब मेरे पास और कुछ करने को भी था नहीं, इसीलिए सोचा कि यही कर लेती हूँ। एक दिन मैंने अपने सारे काम खत्म करके अपनी सास को यह कहकर गई कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, तू सोने के लिए जा रही है और आज मेरी नींद उड़ जाएगी। मुझे उसकी बातों को समझ नहीं आती थी। मेरे साथ पता नहीं उसकी कौन सी बात जुड़ी हुई थी कि वह मुझे कहती थी कि तूने ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ समय बिताना है। खैर, मैं अपने कमरे में आ गई और मेरे पति ने आज घर नहीं आना था। उसने पहले ही कह दिया था कि आज मुझे बहुत काम है, लेकिन मैंने यह बात अपनी सास को नहीं बताई थी। मैं उन्हीं लोगों के कमरे में छिप गई थी। मेरे ससुर पहले ही कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए और फोन पर कुछ देखने लगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरी सास भी सारे काम खत्म करके आ गई और फिर उसके बाद जो इस कमरे में होना शुरू हुआ वह ऐसा अजीब था कि मुझे बताते हुए भी अजीब लग रहा है। जैसे ही मेरी सास कमरे में आई, मेरे ससुर ने सास को गजरे दिए। कहने लगे, चल इसको पहन के तैयार हो जा। यह बात सुनकर वह भी हैरान हुई और मैं भी, क्योंकि यह बात उन्होंने जिस तरह से कही थी वह अंदाज बहुत ही ज्यादा गलत था। वह कहने लगी, तुम जो कर रहे हो वह अब मैं और नहीं करूंगी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। वह कहने लगे, बात तो तुझे माननी पड़ेगी, नहीं तो तुझे क्या लगता है कि तुझे इस उम्र में कौन संभालेगा? तेरा बेटा रवि जो अपनी पत्नी को भी नहीं संभाल पा रहा है, थोड़ा सा काम क्या पड़ गया उसे, तो उसने अपनी पत्नी को भी वक्त नहीं दिया। मेरी सास ने कहा, आपको कैसे पता कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो वह कहने लगे, मुझे अच्छी तरह पता है, मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, तभी तो वह मुंह लटकाए फिरती रहती है। उसको देखकर लगता ही नहीं है कि वह सुहागन है, और अभी तक उनका बच्चा भी तो नहीं हुआ है। अपने बेटे के दम पर मेरे सामने बातें करने की जरूरत नहीं है। वह तुझे क्या संभालेगा, जिसे सिर्फ अपना ऑफिस ही नहीं संभालना है। और तेरी बहू, उसको भी ज्यादा अच्छा समझने की कोशिश ना करना। आजकल की लड़कियां अपने पति के घर वालों की इज्जत नहीं करती हैं। हम दोनों ने ही मिलकर कमाना है और मुझे ही तेरा ख्याल करना है। मेरी सास ने कहा, तुम इसको ख्याल करना कहते हो? तुम मेरी वीडियो बनाकर भेजते हो, पता नहीं कौन से तुम जैसे बूढ़े हो जिनकी बूढ़ी औरतों की वीडियो अच्छी लगती है, इसीलिए तुम मुझे तैयार करते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मेरे खाने पीने का ख्याल रखते हो ताकि मैं अच्छी लग रही हूँ। रात भर मेरी वीडियो बनाकर उस वीडियो को भेजते हो। मुंह पर मास्क होता है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैं हूँ। कल को अगर यह बात हमारे बेटे को पता चल गई तो वह क्या करेगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजर गई, पर यह नहीं पता था कि आखिर में आकर तुम इस तरह हो जाओगे। पहले तो सिर्फ हाथ उठाते थे, अब तो मेरी इज्जत का भी सौदा करने लगे हो। यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मुझे तो लगा था कि यह दोनों आपस में बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, तभी तो ससुर जी रोज उनके लिए गजरे लाते, उनके खाने पीने का ख्याल रखते। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है, और वह मेरी सास का ख्याल सिर्फ इसीलिए रख रहे थे ताकि उनसे कमाई करवा सके। हाँ, आजकल ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत ज्यादा कम उम्र लड़कियों की वीडियो भी होती है, बहुत ज्यादा उम्र की औरतों की भी वीडियो होती है। आजकल सब चलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी अपनी पसंद की चीजें मिल जाती हैं और वह ऐसी चीजें देखते हैं और वीडियो लेने के लिए पैसे भी देते हैं। आज मेरी सास का मूड शायद पहले से ही खराब था। उन्होंने कह दिया, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, चाहे जो भी कर लो, अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। शायद वह पहले भी इस तरह की धमकियां देती रहती थी, इसीलिए ससुर उन पर हाथ उठाता था। और मैं जब निशानों को मोहब्बत के निशान समझ रही होती थी, वह मोहब्बत के नहीं नफरत के निशान होते थे। मेरी सास ने गुस्सा करना शुरू किया और कहने लगी, आज तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, चाहे जो भी कर लो। मेरा ससुर आगे बढ़ा और शायद मेरी सास पर हाथ उठाने लगा कि मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं सामने आ गई। मैंने कहा, बस करे पापा जी, क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। वह मुझे वहाँ पर अचानक देखकर हैरान रह गया और मेरी सास भी हैरान रह गई। तभी मेरी सास देर से कमरे में जाती थी, बार बार मुझे अपने पास बैठा लेती थी ताकि मशरूब नजर आए। मैंने कहा, मैं तो आप दोनों को बड़ा अच्छा समझती थी कि आप दोनों में बहुत प्रेम है, लेकिन आप तो प्रेम के काबिल ही नहीं है।
अगर आपने मेरी सासू माँ पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैंने अपनी सास का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में लेकर चली गई। मेरे ससुर मेरे कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए और धमकियां देने लगे कि तुझे तो अपने बेटे से अलग कर दूंगा, तुम दोनों की तलाक करा दूंगा। मेरी सास रोती रही और रोते रोते उन्होंने मुझे बाकी की कहानी भी सुनाई। ऐसी ऐसी बातें बताई कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगी कि इसकी जिंदगी में और भी जवान लड़कियां हैं, तभी तो यह खुद जवान रहता है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा था कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। सुबह मेरा पति घर आ गया तो मैंने सबसे पहले उसे यह बात बताई। वह भी सुनकर आंख का गोला हो गया। उसने मेरी सास से भी कहा कि आपको यह बात मुझे बतानी चाहिए थी। वह कहने लगी, मैं डरती थी इस उम्र में अगर तेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया तो मेरे माथे पर तलाक का दाग लग जाएगा, फिर लोग बातें करेंगे। वह कहने लगा कि ऐसे आदमी से तो मैं खुद तुम्हारी तलाक करवा दूंगा। आपने सारी जिंदगी जिसके साथ पता नहीं कैसे गुजार ली। मेरी सास ने कहा, बेटा तेरे लिए ही गुजार रही हूँ। तो मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अब आप ऐसा नहीं करेगी। उसने अपने ही बाप के खिलाफ केस कर दिया कि वह उसकी माँ को छोड़ दे। अब वह बार बार माफी मांगता था। उसे घर से भी निकाल दिया। अभी केस चल रहा है। मेरी सास कभी कहती है कि बस माफ कर देते हैं, शायद उनका मन बदल गया है, लेकिन मेरे पति का कहना है कि मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। मेरे पति के साथ मामला भी ठीक हो गया है। उसके ऊपर बहुत कर्जा था। जब उसने मुझे बताया कि नहीं पता लोगों को कितने पैसे देने हैं तो मैं भी हैरान हो गई। मैंने भी उसे तंग करना छोड़ दिया, लेकिन जब मैं उसे दूर जाने लगी तो वह खुद ही मेरे पास आ गया। अब हमारी जिंदगी ठीक हो गई है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि अपनी सासू माँ को दोबारा से ससुर जी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाए या नहीं। वह कहती है कि मैं बदल गया हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ अब पता नहीं क्या मामला है। मेरी सास भी कहती है कि जहाँ इतनी जिंदगी गुजर गई वहाँ थोड़ी और गुजर जाएगी, लेकिन इस बुढ़ापे में तलाक नहीं लेना चाहती। अब आप लोग ही बताएं कि हमें क्या फैसला करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी माँ फिर से उस आदमी के हाथों इस्तेमाल हो, पर वो कहती है कि अगर वहाँ से बच गई तो समझो लोग मुझे बातें करके मार डालेंगे। आप लोग ही बताएं कि क्या किया जाए। कितनी अजीब बात है, जब इंसान बुरा बन जाता है तो वो उम्र ही नहीं देखता। जिस वेबसाइट पर मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ की वीडियो भेजा करते थे, उसके मालिक को भी पकड़ लिया गया है। जो इस तरह की वेबसाइट चला रहा था उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसने सारा कुछ डिलीट कर दिया है। फिर भी मेरी सासू माँ के लिए सब कुछ भूल जाएगी। अगर उसे फिर से उस आदमी के साथ रहने के लिए छोड़ भी दिया जाए, उन पर बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।